लोकेशन ऑफ इंडिया या भारत की स्थिति। तो इसमें हमें ध्यान रखना है पहले चैप्टर के अंदर कि ज्योग्राफी जो है उसको आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक कोई भी आप एग्जाम दोगे सबके अंदर जो है वो आप इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हैं भाई। ज्योग्राफी में पहले हमें पढ़ना क्या होता है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है आप वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी होती क्या है वो जानते हैं आप। ज्योग्राफी देखो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो क्या है जियो और दूसरा क्या है ग्राफी। जियोग्राफी जो है ये ध्यान रखना दो शब्दों से, जियो और ग्राफी। इसमें जियो शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी, और जो ग्राफी शब्द है इसका मतलब क्या होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना। इसका मतलब जियोग्राफी शब्द का वर्णन मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और जियोग्राफी जो शब्द है ये, इस जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज द्वारा में। इरेटोस्थनीज जो है इसने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ज्योग्राफी में हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है, तो पृथ्वी के बारे में आप क्या करते हैं, इसको दो भागों के अंदर बांटकर पढ़ते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, देखो भूगोल के दो हिस्से कौन से, एक तो आप इसके अंदर पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व का भूगोल, दूसरा आप इसके अंदर पढ़ेंगे भारत का भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दो पार्ट बनेंगे इसके। पहले आप डिस्कस करेंगे इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में या भारत के भूगोल के बारे में। और पहला चैप्टर जो अपना बनता है वो बनता है लोकेशन ऑफ इंडिया या भारत की स्थिति। लोकेशन ऑफ इंडिया या भारत की स्थिति, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो है वो पृथ्वी के ऊपर कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है ये हम लोगों को जाननी है। और किसी भी देश या किसी भी एरिया की लोकेशन का पता लगाने के लिए हमारी पृथ्वी के ऊपर दो तरह की लाइनें खींची जाती हैं। एक को कहा जाता है अक्षांश और दूसरे को कहा जाता है देशांतर। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। तो हमें ये समझना है कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश देशांतर समझ में आएंगे तभी हमारे समझ में आएगा कि लोकेशन कैसे देखते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो आप बात करते हैं अक्षांश के बारे में भाई। अक्षांश क्या होता है, ये लाइनें होती हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर खींची जाती हैं भाई। कौन सी लाइनें होती हैं, कैसी होती हैं वो समझते हैं। देखो सबसे पहले है इसमें अक्षांश। अक्षांश या लैटिट्यूड क्या होता है ये, जैसे आप मान लेते हैं कि अपनी पृथ्वी है ये, इस पृथ्वी के अगर आप बीचों बीच एक लाइन खींच दें भाई, मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी बीचों बीच, ये लाइन क्या करेगी, हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों के अंदर बांट देगी। ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है, ऊपर वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है, नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले आधे भाग को क्या कहा जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। भी ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण होता है, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा उत्तर और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा दक्षिण। अब इस तरह से जो लाइनें खींची जाती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, इन सभी लाइनों को ही आप अक्षांश की रेखाएं बोलते हैं। और जो अपन ने बीचों बीच लाइन खींची है, इस बीच वाली लाइन को क्या नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी के बीच में है ये, इसलिए भूमध्य रेखा कहलाती है। या हिंदी में इसका एक नाम और भी है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर इसको बोल देते हैं इक्वेटर। तो आपकी मर्जी है, जो मन करे वो बोल सकते हो, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। इन्हीं रेखाओं को अक्षांश के हिसाब से आप क्या बोलते हैं, बीच वाली लाइन को, इसको बोलते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। अच्छा एक चीज़ और समझनी है इसमें, आप बोलते तो इनको रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा, लेकिन सचमुच में अगर इनको बनाएंगे आप पृथ्वी के ऊपर तो ये एक लाइन नहीं बनेगी। एक सिंपल लाइन ना बनकर क्या होता है, पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है, वृत्त बनता है अक्षांश की रेखाओं से। और ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या होता है कि जो ये अक्षांश की रेखाएं या देशांतर की रेखाएं सारी की सारी क्या हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं बेटा, ये है ना, ये क्या है, सिर्फ माना गया है कि ये रेखाएं अगर बनेंगी तो ऐसे बनेंगी, लेकिन सचमुच में नहीं खींची गई है। कभी कोई बोले कि मैं भूमध्य रेखा देख कर आऊँगा कैसे कहाँ बनी हुई है, तो आपको वो बनी हुई कहीं पर दिखाई नहीं देगी, काल्पनिक रेखाएँ होती हैं ये। जैसे मान लो ये ग्लोब है, इनको कहाँ खींचा गया है, ग्लोब के ऊपर। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक मॉडल होता है। मार्टिन बेहम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ग्लोब को बनाया था सबसे पहले।
अब ग्लोब के बीचों बीच मान लो आप लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो ये लाइन क्या होगी, लाइन ना बनकर पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है, पूरा का पूरा एक वृत्त बनता है ये। और जो सभी रेखाएं होंगी अक्षांश की सारी रेखाएं क्या होंगी, सर्कल ही बनाएंगी ये। तो और कौन कौन सी लाइनें बन सकती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, वो देखो। पहला इसके अंदर आप बात करें कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और लाइनें कैसे खींचते हैं वो देखो। ये मान लेते हैं केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से हमने यहाँ बाहर की ओर एक कोण बनाया, और ये कोण बन गया भाई 1 डिग्री का। हमने इस केंद्र बिंदु से इस साइड भी एक कोण बनाया, और ये भी 1 डिग्री का बन गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को मिलाकर यहाँ से एक लाइन खींच दी। तो इस लाइन को क्या नाम देंगे अभी आप, इस लाइन को क्या कहेंगे, 1 डिग्री कोण के ऊपर, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री की रेखा। और 1 डिग्री कोण से भाग में है, ये उत्तरी भाग में है, तो क्या कहेंगे, 1 डिग्री उत्तर की अक्षांश रेखा इसको बोल देंगे भाई। दूसरा, मान लो मैंने एक कोण यहाँ बनाया, और ये कोण बन गया मान लो 2 डिग्री का, और मैंने इसी साइड एक कोण और बनाया, ये भी 2 डिग्री का बन गया। इनको मिलाकर एक लाइन और खींच दी, इस लाइन को क्या बोलेंगे अभी आप, 2 डिग्री उत्तर बोल देंगे। इस तरह ऊपर से ऊपर ये लाइनें बनती रहेंगी हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो ये 2 डिग्री है मान लो, यहाँ पर ये 3 डिग्री है। ऐसे करते करते आप बताओ, जब इसके ठीक सामने कोण बनाएंगे आप, यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा ये आप देख पा रहे हो। इस साइड भी 90 डिग्री है, इस साइड भी 90 डिग्री है, तो यहाँ जो आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री उत्तर में है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोल देंगे। तो इन सभी लाइनों को आप क्या बोलते हैं, इनको सभी को आप अक्षांश की रेखाएँ बोलते हैं भाई। और आप देखो, जैसे जैसे लाइनें ऊपर की ओर जाती जा रही हैं, बनाते जा रहे हैं आप, वैसे वैसे इन लाइनों का आकार छोटा होता जा रहा है। आकार छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इन लाइनों से बनने वाला जो सर्कल होगा वो भी छोटा बन रहा होगा। तो जैसे आप ऊपर जाएंगे सर्कल छोटे होते चले जाएंगे। जब आप सबसे ऊपर पहुंचेंगे 90 डिग्री पर, तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं बचेगा कि आप वहां पर कोई सर्कल बना पाए। 90 डिग्री पर सिर्फ क्या होता है, एक डॉट बचता है, एक बिंदु बचता है, सर्कल नहीं बन पाता है। इसीलिए 90 डिग्री उत्तर वाले अक्षांश को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल बोलते हैं भाई इसको ना, उत्तरी ध्रुव, या इंग्लिश में बोल देते हैं नॉर्थ पोल। ध्रुव मतलब पोल हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब क्या होगा, जैसे अपन ये लाइनें उत्तर में बनाई हैं, ठीक वैसे ही लाइनें कहाँ बन जाएंगी भाई, ये लाइनें दक्षिण में बन जाएंगी। जैसे मान लो एक कोण अपन ने यहाँ बनाया, एक कोण अपन ने यहाँ बनाया, दोनों साइड 1-1 डिग्री का कोण बन गया। इसको मिलाकर अपन ने यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो लाइन क्या कहलाएगी, 1 डिग्री। इस बार ये साउथ में है, तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री साउथ। ठीक इसी प्रकार से ये 2 डिग्री साउथ है, मान लो ये 3 डिग्री साउथ, ये 4 डिग्री साउथ। ऐसे करते करते इसके ठीक सामने कितना डिग्री आएगा, फिर से 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नॉर्थ है, तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री साउथ। जैसे यहाँ सर्कल नहीं बना था, वैसे यहाँ पर भी सर्कल नहीं बनेगा साउथ में भी। जैसे इसको आपने नॉर्थ पोल कहा था, इसको आप क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे, या दक्षिणी ध्रुव कहेंगे भाई। तो आप देखो, हमारी पृथ्वी के 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ऊपर की लाइनों को उत्तर की अक्षांश रेखा, नीचे की लाइनों को दक्षिण की अक्षांश रेखा बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अक्षांश से ध्यान रखनी है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे पेपर के अंदर, प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वो देखो। प्रश्न क्या आते हैं भाई वो देखो। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने होते हैं, है ना। पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने होते हैं, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं भाई। तो कुल अक्षांश कितने होंगे, अक्षांश किसको बोलते हैं, इन सभी लाइनों को अक्षांश बोलते हैं आपके सामने जो बने हुए हैं भाई। तो 1 से लेकर 90 तक नॉर्थ में है, 1 से लेकर 90 तक कहाँ पर है, साउथ में। 90 और 90 कितने हो जाएंगे, 180। एक 0 डिग्री वाला हो जाएगा बीच में, तो क्या हो जाएगा ये 181। कुल अक्षांश पूछे तो कितना बताओगे आप लोग, 181, 181। अच्छा भाई, इसी प्रश्न को थोड़ा सा आपसे घुमाकर पूछ ले, आपसे पूछे कि बताओ हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश वृत्त कितने बनते हैं। अब कुल अक्षांश नहीं पूछा, अब कुल अक्षांश वृत्त पूछा है, या वृत्त को क्या बोल देते हैं, अक्षांश के हिसाब से रेखा बोल देते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ले, तो आप बताओ कहाँ वृत्त नहीं बनता, कि जितनी रेखाएं होंगी उतने ही वृत्त बनेंगे भाई। तो कुल वह वृत्त कहाँ कहाँ नहीं बनते, नॉर्थ पे और साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 जगह ऐसी है जहाँ पर सर्कल नहीं बन पाते, बाकी सब जगह सर्कल बनेंगे। तो टोटल अक्षांश 181 हैं, जिनमें से 2 सर्कल नहीं बनाते, तो 2 माइनस कर दो, तो कुल अक्षांश वृत्त कितने हो जाएंगे, 179 सर्कल बनते हैं ना। ये ध्यान रखेंगे आप। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए इसके अंदर कि बताओ
सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट लैटिट्यूडल सर्कल, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त जो है ये कौन सा हो जाएगा? जो बिल्कुल बीच में होगा वो सबसे बड़ा होगा भाई। और बीच वाला कौन सा है? 0 डिग्री वाला, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कुछ भी बोल दो भाई आप लोग। ठीक, इसी प्रकार से सबसे बड़ा पूछ सकता है आपसे तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है मेरे भाई। सबसे छोटा अक्षांश वृत्त पूछ ले तो कौन सा बताओगे? शाबाश, है ना, कोशिश करो। सबसे छोटा अक्षांश वृत्त, सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन सा होगा? छोटा कौन सा होगा? जो सबसे ऊपर बनेगा वो सबसे छोटा होगा। और सबसे ऊपर कौन है? 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन 90 डिग्री पे तो सर्कल ही नहीं है, तो छोटा कैसे मान लेंगे? तो 90 डिग्री वाला सबसे छोटा नहीं बताना आपको। सबसे छोटा कौन सा बताओगे? 90 से पहले वाला। 90 से पहले कौन सा नंबर होता है? 89 डिग्री। तो ये सबसे छोटा होता है भाई। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है भाई? दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी बताओ कितनी होती है? के बीच दूरी। तो इसका मतलब देखो आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये। मान लो कोई भी दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एक दूसरे से कितनी दूर है? दूरी कितनी है बीच में इनमें, ये आपसे पूछना चाह रहा है। और कोई भी दो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से समान दूरी के ऊपर रहती है भाई। जैसे ये लाइन जो है ये यहाँ जितनी दूरी पर है, हर जगह आपको इतनी ही दूरी के ऊपर ये लाइन दिखाई देगी, हर जगह दूरी एक समान रहेगी इनकी। और जब दो लाइनों के बीच में दूरी हमेशा एक समान रहती है, ऐसी लाइनों को आप क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाओं को आप समानांतर रेखा भी बोल सकते हैं भाई। तो दूरी आपको याद रखनी है, दूरी कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर की होती है भाई। और इस दूरी को कहा क्या जाता है? इस दूरी को कहा जाता है कटिबंध। कटिबंध, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं जोन। तो प्रश्न आ जाए दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जोन या कटिबंध कहलाती है ये। तो अब देखो ये सारे प्रश्न आपसे अक्षांश से पूछे जा सकते हैं। अब हमें समझना है कि अक्षांश के हिसाब से हमारी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से कटिबंध बना रखे हैं ना, कटिबंध कौन कौन से हैं, तो वो आप समझते हैं। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी भाई। देखो अगला है कटिबंध कौन कौन से बनते हैं। तो कटिबंध के लिए आपको ध्यान रखना। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर से देखते हैं। मान लेते हैं कि फिर से ये हमारी पृथ्वी है। हमने पढ़ा कि पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींचते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये लाइन कहलाती है भूमध्य रेखा, या इसको क्या बोल देते हैं आप? इक्वेटर बोल देते हैं। कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री के ऊपर ये लाइन खींची जाती है, 0 डिग्री अक्षांश की है। हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं आप? नॉर्थ पोल। सबसे नीचे 90 डिग्री साउथ है, इसको आप क्या बोलते हैं? साउथ पोल। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको दो लाइनें और ध्यान रखनी है। एक लाइन यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में खींची जाती है, ये लाइन खींची जाती है 23.5 डिग्री से भाई, 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री जो है ध्यान रखेंगे, ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? 23.5 डिग्री नॉर्थ कहेंगे इसे। इसी रेखा को क्या कहा जाता है? इसी रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहलाती है। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कैंसर ज़रूर बोलते हैं, लेकिन कैंसर बीमारी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान रख लेना। ठीक इसी प्रकार से एक लाइन खींची जाती है भाई दक्षिण वाले भाग में से ना, ठीक वही 23.5 डिग्री से होकर, लेकिन फ़र्क ये रहेगा, ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? ये साउथ वाला हिस्सा होगा भाई ना, ये साउथ में है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? ये कहलाती है मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं भाई। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अब देखो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है भाई, इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में क्या होता है, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाला स्थान है। तो यहाँ क्या होता है, सूर्य जो होता है, मान लो ये सूर्य है इस साइड, ये सूर्य की जो किरणें होती हैं इस वाले भाग में बिल्कुल सीधी आकर गिरती हैं साल में एक बार कभी न कभी। और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी उस हिस्से में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होंगी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस भाग को आप क्या बोलेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को, इसको कहा जाता है उष्णकटिबंध। ये उष्णकटिबंध कहलाता है भाई, या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। इसके अलावा और कौन सी लाइनें ध्यान रखनी है आपको, तो ध्यान रखना इसके ऊपर एक लाइन और ध्यान रखेंगे आप। कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग में एक लाइन खींचते हैं 66.5 डिग्री से होकर भाई, 66.5 डिग्री क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ। इस लाइन को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक वृत्त है। ठीक इसी प्रकार से एक लाइन खींचते हैं आप, वो खींचते हैं साउथ वाले भाग से भाई, दक्षिण वाले हिस्से से लाइन खींचेंगे। दक्षिण वाले भाग से जो लाइन खींचेंगे आप कितने डिग्री से, 66.5 डिग्री से, फिर से ये कहलाएगी साउथ। इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसको क्या कहेंगे अभी, इस मतलब कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती, यहाँ तिरछी किरणें गिरती हैं। इसीलिए इस वाले भाग को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल था तो ये क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ किरणें सीधी नहीं गिरती, तिरछी गिरती है। तो ना अधिक तिरछी गिरती ना अधिक सीधी गिरती हुई, तो इसलिए ना गर्मी होती अधिक ना सर्दी होती। इससे ऊपर का जो भाग बच गया, इस ऊपर वाले भाग में क्या होता है, सूर्य किरणें तिरछी गिरती हैं बहुत ज़्यादा। कहाँ तक, 66.5 से 90 डिग्री के बीच वाले एरिया में तिरछी किरणें गिरेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर सर्दी बहुत अधिक रहेगी, सर्दी अधिक रहती है। इसीलिए इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध, ठंड अधिक रहने की वजह से। और ठंड अधिक रहेगी तो बर्फ़ जमी रहेगी, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इंग्लिश में बोल देते हैं इसको फ्रीज्ड जोन, जमा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो आप देखोगे अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हमारी पृथ्वी को 3 जोन के अंदर बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। या आप क्या बोल सकते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन और फ्रीज्ड जोन। वो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जोन है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अक्षांश में इतनी बातें हैं। आगे आप पढ़ते हैं देशांतर किसको बोलते हैं भाई। देखो देशांतर क्या है वो समझते हैं। देखो मान लेते हैं आप फिर से कि यहाँ अपनी पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी में हमने क्या पढ़ा कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है इसको आप बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले भाग को साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो लाइनें होती हैं, इन्हीं लाइनों को आप क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, या इन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है भाई, है ना, लॉन्गिट्यूड, या इन्हीं को क्या बोल देते हैं, देशांतर की रेखाएं कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देशांतर ध्यान रखेंगे। अब इस देशांतर रेखाओं ने क्या किया, फिर से हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। इसमें क्या होगा, जो आपके राइट हैंड की साइड जो हिस्सा बनेगा, इस साइड जो हिस्सा बनेगा, इस हिस्से को क्या बोलते हैं आप, ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध भाई। पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया। दूसरा क्या होता है, देखो ये जो अक्षांश हमने पढ़े थे, अक्षांश बताया था मैंने कि पृथ्वी के चारों ओर सर्कल बनाते हैं, ये वृत्त बनाते हैं। देशांतर वृत्त नहीं बनाएंगे। देशांतर क्या होगा, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक आएंगे भाई, यहाँ तक आकर रुक जाएंगे, घूमकर वापस नहीं आएंगे इस साइड। नॉर्थ से साउथ, फिर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, चारों साइड ऐसे खींचे जाएंगे। ये सर्कल ना बनाकर क्या करते हैं, ये आधा वृत्त बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये सेमी सर्कल बनाएंगे ये। अब ये जो बीच में लाइन खींची है आपने, इस बीचों बीच वाली लाइन को क्या बोल देते हैं आप,
तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस लाइन को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। जैसे वहाँ हमने 0 डिग्री अक्षांश कहा था, यहाँ 0 डिग्री देशांतर हो जाएगी। और ये लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखना है लंदन के अंदर एक जगह है, तो लंदन के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है भैया, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। अब ये लंदन कहाँ पर है, तो लंदन ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, इंग्लैंड की राजधानी है भाई। अब इसी लाइन से क्या होता है, पूरी पृथ्वी के समय को डिसाइड किया जाता है भाई। इस लाइन के अगर पूर्व में कोई देश है तो उसका समय क्या मिलेगा आपको, हमेशा प्लस में। और इस लाइन के अगर इस साइड पश्चिम में है तो टाइम क्या मिलेगा आपको, माइनस में मिलेगा। क्यों, पूर्व में सूर्योदय पहले होता है इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्व का समय आगे, पश्चिम में बाद में होता है सूर्योदय तो पश्चिम का समय क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा भाई। इसीलिए इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को GMT रेखा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, GMT लाइन बोल देते हैं। GMT का मतलब क्या होगा, ग्रीनविच, M का मतलब क्या होगा, मीन, और T का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम। ग्रीनविच मीन, मीन का मतलब मध्य में। और पूरी पृथ्वी के सभी देशों का टाइम इसी लाइन के हिसाब से देखा जाता है। इसीलिए इस लाइन को एक नया नाम भी दे दिया गया है। इसको अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, इसको UTC लाइन भी कहा जाता है भाई। UTC का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी इसको कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। या हिंदी में इसका एक नाम और है भाई, हिंदी में इसको प्रधान यामयोत्तर रेखा भी बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधान यामयोत्तर रेखा। प्रधान यामयोत्तर रेखा कहलाती है ये, ठीक है। चलो इसके बाद देखो और कौन कौन सी देशांतर की लाइनें आप बना सकते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो एक लाइन मान लो यहाँ से यहाँ तक खींची जा रही है भाई, ये 1 डिग्री से है तो इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री पूर्वी भाग में, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक इसी प्रकार से मान लो ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 क्यों आएगा, क्योंकि जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसको अपन ने 2 भागों में बांटा तो इस साइड कितने बचेंगे, 180, और इस साइड भी कितने बच जाएंगे, 180 डिग्री बच जाएंगे भाई। तो 1 से लेकर 180 तक बन जाएंगी लाइनें ये। ठीक इसी प्रकार से दूसरी साइड जब आप लाइन खींचेंगे ये, तो मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री है तो ये पश्चिम की तरफ है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये 3 डिग्री। ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा, फिर से 180 आ जाएगा भाई। तो इसके बीचों बीच जो लाइन खींचते हैं आप बीच के अंदर, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस तरह से भूमध्य रेखा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भाई। तो इस तरह से ये सारी लाइनें जो इस तरह से खींची गई है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, देशांतर की रेखाएं बोलते हैं भाई। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा आपके पेपर में, क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो पहला क्वेश्चन सिंपल यही पूछेगा जैसे वहाँ पूछा था, कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कुल देशांतर कितने होते हैं। तो टोटल देशांतर आपसे पूछे तो कितने बताओगे, आपको बताना है 360 होते हैं। लेकिन अगर आप इनको गिनकर देखोगे बोर्ड पर तो आपको ये कुल देशांतर 361 मिलेंगे। देखो 1 से 180 इस साइड है, 1 से 180 इस साइड है, 360। एक 0 डिग्री वाला भी है तो कितने हो जाएंगे, 361। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पर 361 इसलिए गिनती में आ रहे हैं हमारे, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन को आप 2 बार गिन बैठे हैं भाई। 180 डिग्री आपने पूर्व में भी गिना, 180 डिग्री आपने पश्चिम में भी गिना। लेकिन जब इसको सचमुच में बनाते हैं आप ग्लोब के ऊपर लाइनों को, तो 180 डिग्री की लाइन केवल एक ही बार बन पाती है, 2 बार नहीं बन पाती है, क्योंकि कॉमन है, ये गोल है ना पृथ्वी, हमने तो बोर्ड के ऊपर बनाई है फ्लैट, इसलिए 2 बार आ रही है। अब मान लो ये ग्लोब है, मैंने इस साइड लाइनें खींची, मान लो 1 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पूर्व, 3 डिग्री, ऐसे करते करते इस अंगूठे के ऊपर मान लो 180 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से इस साइड 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम, 3 डिग्री पश्चिम, ऐसे करते करते जब 180 डिग्री की लाइन आएगी वो इसी अंगूठे के ऊपर ही आएगी दोबारा, ना अलग अलग नहीं बन पाएगी। पूर्व की 180 डिग्री, पश्चिम की 180 डिग्री एक ही होती है, इसलिए कुल देशांतरों की संख्या 360 बताओगे आप लोग। इसके अलावा और प्रश्न क्या होगा, वृत्त वाले प्रश्न तो यहाँ बनेंगे ही नहीं भाई।
क्योंकि देशांतर की रेखाएं वृत्त बनाती नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कुल देशांतर जो है वो कितने होंगे, 360। इसके अलावा पूछता है आपसे दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी। भाई दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस भाई बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया सर्वाधिक। जब आपने अक्षांश पढ़ा था तो वहाँ पर सर्वाधिक जिक्र नहीं था सर्वाधिक शब्द का या मैक्सिमम का। क्यों? क्योंकि जो अक्षांश होते हैं उनके दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, सेम रहता है, इसीलिए तो आपने क्या कहा था, उनको पैरेलल लाइंस कहा था। जबकि ये लाइनें पैरेलल नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं है। आप ये देखो, एक ये रेड कलर की लाइन है और एक ये इस साइड येलो की लाइन है। स्टार्टिंग से चलेंगे तो हर जगह पर एक जैसा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्या पूछा है आपसे, सर्वाधिक दूरी, जो कि कितनी होती है मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच में, ये होता है 111.32 किलोमीटर। भाई वहाँ कितना था अक्षांश के बीच में, पूरा 111, यहाँ 111.32 रहेगा। अब एक क्वेश्चन आप बताओ कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा कहाँ हमें ना। अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक दूरी कहाँ मिलेगी, तो आप देखो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें दोनों लाइनों के ऊपर, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इक्वेटर पर आने पर डिस्टेंस सबसे अधिक होगा, इक्वेटर को पार करेंगे तो फिर से डिस्टेंस कम होने लग जाएगा। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये सर्वाधिक दूरी जो होती है ये कहाँ होती है, तो आप ये बताओगे ये दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, या विषुवत रेखा बोल दो, एक ही बात है भाई, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब सर्वाधिक दूरी पूछ सकता है आपसे, तो न्यूनतम दूरी भी पूछ सकता है पेपर में, कि बताओ दो देशांतरों के बीच में न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ और कितना होता है। न्यूनतम दूरी आप देखोगे तो न्यूनतम दूरी कहाँ दिख रही है हमें, सबसे ऊपर वाले भाग में यहाँ, और सबसे नीचे वाले भाग में यहाँ। इन दोनों स्थानों को क्या बोलते हैं आप, इनको बोलते हैं ध्रुव। तो न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, ध्रुवों के ऊपर होती है। किसी एक पोल का नाम नहीं आएगा, दोनों पोल्स के ऊपर ही सबसे कम, क्योंकि यहाँ लाइनें मिल जाती हैं आपस में, एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो दूरी होगी कितनी, दूरी होगी कितनी है, 0 किलोमीटर की होगी, लाइनें मिल जाएंगी आपस में। तो भाई तो मिनिमम डिस्टेंस पोल्स पर 0 किलोमीटर का होता है, मैक्सिमम जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है 111.32 किलोमीटर का। तो इनसे ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है भाई। अब देखो इन्हीं अक्षांश और देशांतर की मदद से आप क्या करते हैं, किसी भी एरिया की लोकेशन का पता लगाते हैं, भी कौन सा स्थान पृथ्वी के ऊपर कहाँ स्थित है। भाई कैसे पता लगाते हैं, देखो अभी तक तो हमने एक डायग्राम में अक्षांश, एक में देशांतर बनाए थे। जब इनको आप इकट्ठा बनाएंगे एक ही डायग्राम में, तो आप देखो ये एक दूसरे को काटती हुई ये जाल जैसी आकृति बन जाती है पृथ्वी के ऊपर भाई इन लाइनों से। मान लो यहाँ अक्षांश भी बना दिया आपने, ये अक्षांश की लाइनें खींच दी हमने, तो आप देखो जाल बन गया पूरा का पूरा। ये तो हर जगह से दो लाइनें गुजरती हैं पृथ्वी के ऊपर, एक अक्षांश की गुजरती है और एक देशांतर की गुजरती है। तो जिस जगह से जो लाइनें गुजर रही होंगी वही उस स्थान की क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी भाई। हर जगह से, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से ये लाइनें ना गुजरती हुई एक दूसरे को काटती हुई। और ये 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को काटती है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर काटती हुई जाती है भाई। अब अच्छा, इनके बीच में जो ये दूरी होती है ना, देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है, इसको कहा जाता है गोरे, है ना। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, हिंदी में भी यही बोलते हैं गोरे। जैसे वहाँ कटिबंध कहा गया था, इसको गोरे कहा जाता है भाई। अब देखो आप कहोगे सर हर जगह से लाइन कैसे गुजरेगी, ये लाइन तो इस लाइन से 111 किलोमीटर दूर है, बीच में आपको बॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 111 किलोमीटर का गैप आएगा लाइनों के बीच में। तो वो सही बात है, 2 डिग्री की लाइनें अगर बनेंगी तो उनके बीच में 111 किलोमीटर का गैप आएगा। लेकिन डिग्री को आगे किस में बांट रखा होता है, जैसे मान लो ये 0 डिग्री की लाइन है और ये 1 डिग्री की लाइन है, इनके बीच में 111 का डिस्टेंस है। तो डिग्री के बीच में जो गैप है उसको बांट रखा होता है मिनट में, इनके बीच में कुछ मिनट की लाइनें खींची जाती हैं, और मिनट की लाइनों के बीच में जो गैप आ जाएगा उनको बांट रखा होता है आगे सेकंड में, मिनट को सेकंड में डिवाइड कर देंगे। तो हर जगह से लाइन गुजरेगी है। ऐसे ही क्या होगा, देशांतर में होगा, डिग्री है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इनके बीच में क्या होगा, कुछ मिनट की लाइनें खींच देंगे भाई। जैसे 0 डिग्री 1 मिनट, 0 डिग्री 2 मिनट, 0 डिग्री 3, ऐसे करते करते ये आ जाएगी। और जो मिनट की लाइनों के बीच में गैप आएगा उसमें क्या होगा, सेकंड की लाइनें आ जाएगी, 0 डिग्री 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे ये 60 सेकंड तक लाइनें बन जाती है। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो पूरा एक जाल बन जाएगा इनका अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भाई। तो इन्हीं रेखाओं की मदद से आप क्या करते हैं, अपने इंडिया की लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो देखो, चलो आगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा सभी के भाई। इंडिया की लोकेशन कैसे पता करेंगे वो समझते हैं।
जैसे फिर से आप मान लेते हैं कि ये अपना भारत है, भारत क्या सॉरी पृथ्वी है ये। इसमें आपने मेन 2 लाइनें पढ़ी हैं अब तक। एक तो ये है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, और एक ये जीएमटी रेखा है जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, 4 टुकड़े बना दिए हमारी पृथ्वी के, ये 4 बराबर भागों में बांट दिया। इन चारों भागों में से अपना देश भारत कौन से हिस्से में है, इंडिया कौन से भाग में है, तो आप देखोगे ये भारत है यहाँ पर भाई, ये देश है मान लो अपना। तो ये आप देखो हमारा देश जो है ये इक्वेटर के ऊपर है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर है ये। तो भूमध्य रेखा के ऊपर है तो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा तो उत्तरी कहलाता है। इसके अलावा जो ये 0 डिग्री लाइन है जीएमटी वाली, इसके आप इस साइड है राइट हैंड की साइड, इस साइड का हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गुरुजी पूर्वी, है ना, ये उत्तरी ये पूर्वी। तो इसका मतलब भारत जो है वो अक्षांश के हिसाब से कहाँ पर है, उत्तर में, और देशांतर के हिसाब से कहाँ पर है, पूर्व में। तो हमने भारत की लोकेशन पढ़नी स्टार्ट की थी तो वो हमें पता लग गया कि हमारा देश जो भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भाई, है ना, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है हमारा देश, ये लोकेशन है अपनी। अब यहीं से काम नहीं चलेगा इतने से, अब हर जगह से लाइन गुजरती है हमने पढ़ा, तो भाई कोई ना कोई लाइन ऐसी रही होगी जो अपने देश को यहाँ से ऐसे छूकर भी जा रही होगी। एक लाइन ऐसी रही होगी अक्षांश की जो अपने देश को यहाँ से ऐसे छूकर जा रही होगी बिल्कुल ऊपर वाले भाग को, मतलब किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है आपा। ठीक इसी प्रकार से क्या रहा होगा, एक लाइन ऐसी रही होगी जो अपने देश को यहाँ से ऐसे छूकर जा रही होगी, एक लाइन ऐसी है जो यहाँ से छूकर जा रही होगी, मतलब किन्हीं 2 अक्षांश और किन्हीं 2 देशांतर की रेखाओं के बीच में अपना देश बसा हुआ है। तो आप अगली क्लास के अंदर यही समझेंगे, आज की क्लास में इतना ही है कि ये कौन कौन सी लाइनें अपने देश को छूकर जाती है। कोई से बच्चे कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लेना, बाकी कल इसको आगे डिटेल में समझते हैं अभी आगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय